जो हमारे देश में रह रहा है, भारत में रह रहा है, और अगर वो भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकता तो उसको भारत के सिटीजनशिप देने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे देश में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को उठाओ समुद्र में फेंक दो ले जाके दक्षिण ध्रुव के पास। अपने देश का नहीं हो सकते तो तुम्हें जीने का भी ना तो कोई हक है, ना यहाँ अन्न खाने का भी कोई हक है। बेहतर है आप देश का जब विभाजन धर्म के नाम पे हुआ, जब देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था तो बेहतर है आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। तो जिसने हमारे देश पे आक्रमण किया उसके नाम पे वो आदमी जो बंगाल में बैठा है वो अपने बाप के नाम पे नहीं बना रहा मस्जिद, उसे अपने बाप से प्यार नहीं है, उसे प्यार है उसी दुर्दांत आक्रमणकारी से। ठीक है, तो इनकी मेंटेलिटी ये है, जिस धरती पे तुम रह रहे हो, जिसका उगा हुआ अन्न खा रहे हो, जिस पे बहने वाली नदियों का जल पी रहे हो, तो फिर उस पे रहना छोड़ दो। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस चीज को लेकर देश के दोनों सदनों में चर्चा हुई है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां प्रधानमंत्री का मानना है कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकारों ने और मुख्य रूप से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के कुछ छंद हटा दिए थे, और आज इसका नुकसान ये हुआ है कि वंदे मातरम बोलने पे भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को जो है वो आपत्ति है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राय रखी है, उन्होंने कहा है कि हम ऐसी बातें क्यों बोलें, इस चीज़ की इजाज़त हमें हमारी दीनी इबादत या दीनी किताबें नहीं देती, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ का हक देता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जो बात बोली है, इस चीज़ को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मसलन वंदे मातरम पर चर्चा ही क्यों हो रही है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी डिबेट के ऊपर इन लोगों का क्या मानना है। क्या नाम हुआ सर आपका? के श्रीवास्तव। कहाँ से हैं श्रीवास्तव जी? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। यहाँ क्या करने आए थे? बस घूमने आए, पार्लियामेंट चल रही तो पार्लियामेंट देखने जा तो नहीं पाए, लेकिन मन था आने का। अच्छा, कैसा लगा दिल्ली? दिल्ली तो देश की आत्मा है, दिल है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, वंदे मातरम पर अपनी बड़ी चर्चा चल रही है। देश के अंदर अगर लोगों को ये नारा लगाना पड़े कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना हो, कुछ लोग वंदे मातरम से इतना परहेज करें, और ये मानसिकता किसी और की दी हुई नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम का जो गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने इस गीत की रचना की, उस गीत को पूरा लिखने के बाद फिर केवल 2 अंतरा ही पढ़ाए जाएं और बाकी के अंतरे काट दिए जाएं, ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? अच्छा, आप मानते हैं कि पीएम ने जो कहा वो सही है? एकदम सही कहा। पीएम ने क्या कहा, ये तो बहुत पहले से लोग कह रहे हैं, पीएम ने तो अभी सदन में कहा, लेकिन ये लोग तो भारत की जनता पहले से जानती है। अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, प्रियंका जी का कहना है कि देश की मूल जो बातें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस चीज के लिए हमें सदन में चुनकर भेजा गया है, पीएम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, नेहरू बैशिंग करनी है, इसलिए वंदे मातरम का मुद्दा उठा लाए। केवल खाओ पियो और मस्त करो और मौज करो, भारत की अंतरात्मा को मारो, भारत की संस्कृति को मारो, भारत के परंपराओं को खत्म करो, भारत के मूल अवधारणाओं को मैट करके और केवल अपना पेट भरते रहो, हम अपनी मूल संस्कृति से कट जाएं, ये बात नहीं करें। अपने अतीत को हम याद ना करें, अपने अतीत को, जो गौरवशाली अतीत भारत का रहा है, उस गौरवशाली अतीत को भूल जाएं, उसको याद ना दिलाएं पब्लिक को। केवल तुम्हारी तुष्टीकरण की मानसिकता, जिन्नावादी मानसिकता, भारत के विभाजन की जो पृष्ठभूमि बनी, उस बात को ही हम याद करते रहें, उस बात को हम चर्चा में नहीं लाएं। तुम्हारे पापों को हम केवल ढोते रहें, ये कौन सी बात हुई? ये भी करेंगे और मूल मुद्दों पर भी हम बात कर रहे हैं, मूल मुद्दों पर भी बात होनी भी चाहिए। लेकिन इतना लंबा समय को कह रहे हैं, बताइए, 2 दिन वंदे मातरम के लिए सदन में लगा दिए और एसआईआर पर ये सरकार बात ही नहीं कर रही है। एसआईआर कौन सी तकलीफ हो गई? एसआईआर कौन सी तकलीफ हो गई? अगर एसआईआर कर रहे हैं तो किसी को हटाने के लिए, अगर घुसपैठिए हैं और तुम्हारी मानसिकता घुसपैठिए इस देश में रहे, तो यही चाहते हो कि एसआईआर पर चर्चा करके और घुसपैठियों को तुम बचाओ, उनका संरक्षण करो, उनको पल्लवन करो। उनका तो ये मानना है एसआईआर के सहारे जो है विपक्ष के वोट काट रही है सरकार। अब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तुम्हारी जमीनें खत्म है कांग्रेस की। कांग्रेस हिंदुस्तान में खत्म होने वाली है। अच्छा, आप तो मध्य प्रदेश से हैं, वहाँ पे तो बीच में कमलनाथ जी आए थे, चले गए, लंबा शासन हो गया बीजेपी का। लेकिन मुझे मुख्य चीज़ ये बताइए, आज ही मतलब जब वंदे मातरम के ऊपर जब बहस चली तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त हमें हमारा दीन नहीं देता, और इस चीज़ की सिक्योरिटी उन्हें इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
तो क्यों जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा अब आप खुद इस बात से, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। है? जिस कम्युनिटी के अंदर दीन के ऊपर वतन हमारे लिए सबसे पहले है, पहले राष्ट्र, फिर धर्म, फिर उसके बाद समाज, फिर परिवार। हम पहले राष्ट्र को ऊपर रखते हैं, वतन को ऊपर रखते हैं, और वो कह रहे हैं हमारा दीन हमें वंदे मातरम कहने की इजाजत नहीं देता। ये एक फिरका परस्ती नहीं है। इसी में आपका उत्तर छिपा है कि क्यों इस पर बहस हो रही। इसलिए बहस हो रही कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का गीत है और उसको सबको गाना चाहिए। इसमें कहीं कोई धर्म और संप्रदाय, मजहब की बात नहीं है। तो यही इसी के कारण जो ओवैसी कह रहे ना, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, तुष्टीकरण, और इसी कारण वो दो अंतरा केवल उन्होंने रखे, बाकी के काटे जिसमें माँ की संज्ञा देकर के भारत को माना गया है। एक अंतिम सवाल और बता दीजिए। कह रहे हैं अखिलेश जी कि एक दौर में वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों को एक किया और आज मोदी जी वंदे मातरम का प्रयोग देश को बांटने के लिए कर रहे हैं। देश के विभाजन की पृष्ठभूमि 1937 के कोलकाता अधिवेशन में जहां ये हुआ था, तब से रख दी गई थी। देश में विभाजन 47 में उस पृष्ठभूमि के कारण हुआ, जिन्नावादी मानसिकता के कारण हुआ। अखिलेश जी थोड़ा सा पढ़ें, बाहर पढ़ के आए, हिंदुस्तान की संस्कृति को पढ़ें। विदेश में पढ़ने से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मूल जड़ों को नहीं समझ पाएंगे। सबको वंदे मातरम बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सबको, चाहे क्यों? इसलिए कि वंदे मातरम हमारी मातृभूमि की वंदना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डीडी शर्मा है। क्या करते हैं सर? मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। सर वंदे मातरम के बारे में जानकारी है आपको? क्या है वंदे मातरम? हमारा ये देश का राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, और हमारे ये पहले जो सरकारों में नेहरू जी जो थे, जो गलती से एक वोट से बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, जो बहुत बड़ी गलती, हमारे देश का दुर्भाग्य है। बिना चुनाव के इन्होंने अपनी पार्टी चलाई जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। अच्छा। और 89 में हुआ था। ये लोग कहते हैं ईवीएम लाने वाला कौन है? नेहरू जी हैं। अच्छा, आज मुद्दा सुनिए तो, आज मुद्दा अपना ईवीएम नहीं है, आज अपना मुद्दा कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं है। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मुस्लिम लीग से डर कर नेहरू जी ने जो है काट झाट कर दी अपनी वंदे मातरम में, जिसकी वजह से आगे चल के देश को झुकना पड़ा बंटवारे के लिए भी। आपका क्या राय है इसके ऊपर? आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, पहली बात तो मैं नेहरू जी के परिवार से या इनके किसी गांधी परिवार से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को गुमराह किया आज तक। अच्छा। चाहे वो कोई भी चीजें ले लो उठा के, इनका कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है। और आज नेहरू जी की जगह से, बेवकूफ़ी की वजह से हमारा कश्मीर गया, तो जो वापस मोदी जी लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ, और मेरे हिसाब पीओके आया कहाँ है महाराज? नहीं, 370 कौन लाया? अच्छा, हाँ, 370 को लेके आप है ना, वहाँ पे आज एलजी किसका है? हाँ। समझ गए नहीं? पहले तो कोई नौकरी भी नहीं थी हिंदुओं के लिए। वहाँ पे सीपर की नौकरी हुआ करती थी कश्मीर में। आपको जानकारी है क्या? ठीक है। आज वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, वहाँ पे काम भी कर सकते हो, नौकरियां भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। और उस टाइम पे लोग डरते थे। पाकिस्तान क्या करता था इंडिया में, आपको पता होगा। और आज क्या हो रहा है? अरे ये हमको बताइए, क्या देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं मोदी जी वंदे मातरम का प्रयोग करके? बोल रहे वंदे मातरम जिसने देश को जोड़ा, आज उसी का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी देश में विभाजन पैदा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एकता की बात करते हैं। अच्छा। और देश की बात करते हैं। अच्छा। और ये पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। अच्छा। तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इनको, इसलिए मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, साजिश की जा रही। जो छोटे छोटे दल बन रहे हैं ना मोदी को बदनाम करने के लिए, चाहे वो अखिलेश हों। अखिलेश के पिताजी थे, उन्होंने हिंदुओं पे गोलियां क्यों चलवाई थी राम मंदिर पे? हिंदू, वो हमेशा मुस्लिम के साथ रहे। अगर ये राजनीति कर रहे, चाहे वो ममता हो बंगाल में, आज वो जो आदमी, बाबरी मस्जिद खत्म हो गई तो वहां पे बनाने की क्या जरूरत थी? मगर नहीं, उसने वो उसको पार्टी से निकाला, उसने नई पार्टी बना दी, एक नया झगड़ा शुरू कर दिया। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोग, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था तो इनको वहीं जाना चाहिए था, इंडिया को छोड़ देना चाहिए, भारत को। अच्छा। हाँ, तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, और लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। शर्मा जी, आपका क्या नाम हुआ सर? संदीप पवार। संदीप जी, क्या आपका ये जो आज पूरी संसद में पूरी बहस हुई है वंदे मातरम को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक स्टैंड मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो हैं वो मानते हैं कि एसआईआर के ऊपर चूंकि विपक्ष
बहुत हमलावर था, ठीक है, सरकार से सवाल पूछ रहा था। तो ऐसे में देश का ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम की बहस को ले आए हैं। वो अलग बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इस चीज़ के ऊपर देश में चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का तो यही मानना है कि मेन मुद्दा भटकाओ, एक नया मुद्दा ले आओ। देखो सर, विपक्ष का जो काम है उनकी ये सोची हुई समझी हुई चाल है कि हम संसद में काम नहीं होने देंगे। अच्छा, ठीक है, आप थोड़ा सा सर साइड हाँ। होंगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा। हाँ, बैठिए बैठिए। वे उनको किसी न किसी मुद्दे पे बहस करनी है, अच्छा, टाइम बर्बाद करना है ताकि काम की बातें ना हो वहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, जो ये गीत है अपना वंदे मातरम, ये आज़ादी के उसमें सारे अपने जो भी क्रांतिकारी थे सब ने गाया है। सही बात। जो कांग्रेसी थे शायद उन्होंने ना गाया हो। अच्छा, हाँ, वे तो एक्चुअली एजेंट थे ना उनके, अंग्रेजों अच्छा। के, तो उन्होंने नहीं गाया। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन सब ने तो गाया है। और जिस गाने ने हमारे देश को आज़ादी दिला दी, तो वो गाना देश को कैसे बांट सकता है? देश को तो नहीं बांट सकता। उसने तो देश को एक किया, हाँ। लेकिन उस गाने का प्रयोग मोदी जी देश को बांटने के लिए कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश जी बोले हैं। मोदी जी ने कब बोला भाई तुम वंदे मातरम जो हो, मतलब अगर मान लिया गाते हो तो देश बढ़ जाएगा? हाँ, देश तो नहीं बटेगा। हाँ, और जो हमारे देश में रह रहा है, भारत में रह रहा है, और अगर वो भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकता तो उसको भारत के सिटीजनशिप देने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे देश में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को उठाओ समुद्र में फेंक दो ले जाके दक्षिण ध्रुव के पास। अरे ऐसा नहीं कर सकते, लोकतंत्र है जी। सर ये करना पड़ेगा इस देश में। इस देश के हालात इतने खराब होने जा रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। क्या आप मोदी जी 10 के को आने से फेंक दो, खराब हो गए देखिए, हैं? आप 10 को फेंकिए 10,000 सीधे चलेंगे। हकीकत बता रहा हूँ आपको। अभी एक बात देखिए, बाबर ने हमारे देश पे आक्रमण किया, हाँ, 1498 में आया, हाँ, 1526 हुमायूं, 1556 अकबर, हाँ, यही है ना इतिहास। हाँ, ठीक है। तो जिसने हमारे देश पे आक्रमण किया, हाँ, उसके नाम पे वो आदमी जो बंगाल में बैठा है, हाँ, वो अपने बाप के नाम पे नहीं बना रहा मस्जिद। उसे अपने बाप से प्यार नहीं है, उसे प्यार है उसी दुर्दांत आक्रमणकारी से। ठीक है, तो इनकी मेंटेलिटी ये है। ये मेंटेलिटी क्यों बनी? इसके पीछे कांग्रेस ही सरकारें जिम्मेदार रही। क्यों रही? शुरू में सरकारें इनकी रही, शुरू में इनकी सरकारें रही, इन्होंने एजुकेशन उनका मदरसा बोर्ड ओके कर दिया। अब वो कुरान पढ़ा रहे हैं। हमारा गुरुकुल बोर्ड बनाया ही नहीं। भाई अगर मदरसे में लैपटॉप दिया जा सकता है तो हमारे गुरुकुल में लैपटॉप दिया जा सकता है। हमारे गुरुकुल तो साइंस भी पढ़ा रहे, मैथ भी पढ़ा रहे। एक आदमी बता दीजिए गुरुकुल से पढ़ के आतंकवादी निकलाओ, क्यों नहीं बनता गुरुकुल बोर्ड? गुरुकुल का बच्चा शारीरिक रूप से मेहनत करेगा तो शरीर भी फिट रहता है, स्वास्थ्य भी फिट रहता है, और नैतिक शिक्षा भी उसके पास होती है, उससे समाज भी सही रहता है। और संदीप जी, आप बात तो आप जो बोल रहे हैं वो सुनने लायक है, लेकिन फिलहाल हम विषयांतर हो रहे हैं। मुख्य चीज क्या है, मेरी बात समझिए। कह रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम की इस देश में दुर्गति हुई। क्या ये सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। दुर्गति कैसे हो गई? दुर्गति ये हो रही है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही, विपक्ष सत्ता में नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप मेरा सवाल नहीं समझे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वंदे मातरम की उपेक्षा हुई है, दुर्गति हुई है। क्या इस पे आपका क्या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, ऐसे लोग बोल रहे, हम भी इंटरव्यू देखते लोगों के, वो कहते हैं हम तो नहीं बोलेंगे। भाई क्यों नहीं बोलोगे? क्या दिक्कत है? अगर तुम बोलोगे तो क्या तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी या मुंह से आवाज नहीं निकलेगी? तो इन लोगों का क्या है जी, भारत माता की जय नहीं कहनी, हमें वंदे मातरम नहीं कहना, इनको हर वो काम नहीं करना जिससे देशभक्ति जाहिर हो। राशन भी लेना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, खाना पीना भी बंद करने। राशन लेंगे, राशन लेंगे, कोई भत्ता मिलेगा वो लेंगे, उसमें सबसे आगे रहेंगे। बल्कि हमारे जो हम हिंदुओं के गांव है उसमें कई बार प्रधान भेदभाव करता है, गरीबों के नहीं बनने देता, लेकिन ये लोग पकड़ पकड़ के लाके बनवाएंगे। अच्छा, एक चीज है, वो कहते हैं हम जय हिंद तो बोलते ही है ना, जय हिंद बोलते हैं, हमें अपनी देशभक्ति वंदे मातरम बोल के क्यों बोलते हैं? वंदे मातरम हो गई कि धरती की पूजा, धरती माँ है, और उनके लिए जिस धरती पे तुम रह रहे हो, जिसका उगा हुआ अन्न खा रहे हो, जिस पे बहने वाली नदियों का जल पी रहे हो, तो फिर उस पे रहना छोड़ दो। अरे वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए मतलब कि जो पूजा अर्चना, अगर हम अपनी भाषा में बात करें, उसके लिए सिर्फ एक ही पूजा कहाँ है?
हाँ, इसमें तो गीत है, हम्म, ये तो गीत गा रहे हैं ना। हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं दिया जला के आरती उतार रहे हैं आप, हाँ, ऐसा तो नहीं है, हाँ, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। हाँ, तो फिर और पहले इनके पूर्वजों ने हम्म, तो सदियों तक, लाखों वर्षों तक यही काम किया है, दिया जला के पूजा की है, लेकिन अगर कोई राम नहीं का नाम कोई लिया, नहीं बोलना कृष्ण चाह का रहा नाम है, लिया। कोई नहीं बोलना चाह रहा है तो भाई तो फिर- जबरदस्ती तो कोई किसी से बुलवा भी नहीं रहा। हाँ, अगर ये प्रार्थना में लगा दिया गया है हाँ, तो भाई उस स्कूल को छोड़ के अपने प्राइवेट में पढ़ लो, जहाँ नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ अगर इनको तकलीफ है बोलने से ना हाँ, तो बंटवारा तो हिस्सा तो पहले ही हो गया, इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए क्योंकि वहाँ इस्लामिक स्टेट कंट्री बनी हुई है। मेरे हिसाब से छोड़ दो, इंडिया में रह क्यों रहे हो। अच्छा, क्या नाम जी? देखो, नाम भूदेव है, क्या करते हैं? मैं टीचिंग का ही काम करता हूँ, हाँ, पढ़ाता ही हूँ। मास्टर जी, जी जी। बताइए क्या लग रहा है कि ये जो वंदे मातरम को लेकर आज नई बहस चालू हुई है? देखो, ऐसा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम जो किया था, गाया था, रुकिएगा, वो बहुत ही हाँ, देशभक्ति का था। हाँ। यानी जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लड़े, इस गीत को गा गा कर बलिदान हो गए इस देश के लिए, आज़ादी के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसमें तो उसकी वंदना की गई है, भारत माता की वंदना की हाँ। गई है, तो शर्म आनी चाहिए उन बेशर्म लोगों को। मैं तो यही कहूँगा कि जब तुम अपनी धरती माता का, इस पृथ्वी का नहीं हो सकते, भारत देश की में जो पृथ्वी है इसका नहीं हो सकते, अपने देश का नहीं हो सकते, तो तुम्हें जीने का भी ना तो कोई हक है, ना यहाँ अन्न खाने का भी कोई हक है। बेहतर है आप देश का जब विभाजन धर्म के नाम पे हुआ, जब देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, तो बेहतर है आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। सर, जब जिन्ना जी पाकिस्तान चले गए, नहीं, शुरुआत की बात 19 शुरुआत की छोड़िए, हाँ, 47 में वो चले गए वहाँ, हाँ, कहाँ, पाकिस्तान, हाँ, अलग देश ले लिया। हाँ, फिर कौन सा दबाव रह गया था भाई हाँ, जवाहरलाल नेहरू पे कि उनके दबाव में करना पड़ा? हम्म, फिर तो दबाव ही नहीं बचा हम्म, भाई, वो तो चले गए ना 47 में, हाँ, और वहाँ टीबी होके मर गए तड़प तड़प के। हम्म। यही हुआ था ना जिन्ना का। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जैसे सर, शुरुआत में हो गया तो 47 में तो दबाव नहीं रहा था ना आजादी हाँ, के बाद, ये तो है। तो फिर क्यों करा और आज भाई? वो तो चले क्या, गए क्या आपको पाकिस्तान। लगता है ये जानबूझ के किया गया? एक जानबूझ किसी के को किया, हाँ। ये स्कैंडल था उनका। क्यों? भाई, माइनॉरिटी का वोट लेना है, अच्छा, ये था कारण। तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई कांग्रेस ने शुरू से लेकर के अंत तक। हाँ, इस देश को जब देखो, बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा और सरदार पटेल जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, ऐसा क्या होगा एक दिन के अंदर ही कि जो पाकिस्तान के समर्थक झंडे मुस्लिम लीग के जिन मुसलमानों ने अपने अपने घरों में लगा रखे थे, और जैसे ही आज़ादी देश का बंटवारा हो गया, उन्हें मिल गया, तो वो झंडे उतार के फिर वही तिरंगा जो है वो लगा लिया गया। तो सोची समझी रणनीति की उन्होंने क्लियर ये कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। जिस राष्ट्र के लोगों की मानसिकता हाँ, दबी कुचली हो, वह अपना इतिहास नहीं लिख सकते, और जो अपना इतिहास नहीं लिख सकते उनका इतिहास कोई और लिखता है। हमने यही देखा है आज तक। एक समय आप बहुत कमजोर पड़ गए थे, तो आपका इतिहास किसी और ने आकर लिखा, बाहर के लोग आकर आपका इतिहास लिखे हैं। ठीक है, अब ये समय है लोगों के जगने का, अपने गौरव को पहचानने का, समझने का, आत्मसात करने का, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का। हर क्षेत्र में, इकोनॉमी में, साइंस में, हर चीज में आगे बढ़ने का समय है। तो यह जो एक मोरल बूस्टिंग है ये लोगों के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, और ये होना चाहिए। इसमें कि कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे एक जो आपसे सवाल पूछना है मुख्यतः, उसी में कई लोग कह रहे हैं कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्या आवश्यकता थी इस चीज के ऊपर चर्चा करने की? बहुत जरूरी मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए सदन में। एक पार्टी विशेष के समर्थक इस चीज को लिखे जा रहे हैं। आप लोगों की जो मानसिकता है, हाँ, उसको हम अगर कलेक्टिव साइकोलॉजी जो है भारत की, उसको अगर हम मजबूत कर रहे हैं, उसको उसमें अगर हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो लंबे समय तक अपने ज़मीन से कटा हुआ रहा। विभिन्न विभिन्न देशों में ये लोग फैले हुए रहे। जब वहाँ उन पर अराजकता हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो भाग गए, उनको ला करके बसाया गया, और उन लोगों ने 2000 साल पुरानी हिब्रू भाषा को जीवित किया और उसको राष्ट्रभाषा बनाया। हमें भी थोड़ा समय
हाँ, मैं समझ इससे रहा हूँ। थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ। हाँ। ये गाना पूरा संस्कृत में है, हाँ। राष्ट्रगान। हम तो चाहते हैं कि जो साउथ में काले झंडे दिखाया जा रहा है हिंदी भाषा को, बाकी जगह दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं भारत की राष्ट्रीय भाषा को संस्कृत ही बना दिया जाए? ये और भी अच्छा होगा। यह गान भी संस्कृत में है, भारत की राष्ट्रीय भाषा भी संस्कृत हो जाए, हाँ। तो सबसे जो विरोध करने वाले नहीं के बराबर मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम हिंदी प्रचारणी सभा जो है ये इतनी प्रचार नहीं कर पाई हिंदी का इतने दिनों में, इतने इकोनॉमिक बॉलस्टरिंग के बावजूद भी। अगर ये संस्कृत हुआ होता तो भाषा भी एक जो है भारतीय एकता को तोड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं हम अलग हो जाएंगे, हम ये सब चीज़ें बंद हो जाती, भाषाई आधार पे कम से कम बंद हो जाता, तो भारत की एकता को, लोगों के कलेक्टिव साइकी जिसको हम कह रहे हैं, कलेक्टिव साइकोलॉजी को, समूह मानसिकता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रगान की ज़रूरत है। वो रखना होगा आपको, उस पर चर्चा करनी होगी, भारत के राष्ट्रीय भाषा पर भी एक चर्चा करनी होगी। ठीक है, ये इस बात पर नहीं लोग सोचते हैं, क्योंकि हिंदी वाले सोचें कि जी हमारे लिए तो आसान हिंदी है, तो हिंदी हो। थोड़ा विषयांतर नहीं होना चाह रहा हूँ सर। मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरीके की बहस करके, उसमें नेहरू जी का बार बार जिक्र करके, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी जी जो हैं वो यही आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि इतना ही था तो मोदी जी जिस आरएसएस से आते हैं वहाँ पे नमस्ते सदा वत्सले क्यों गाया जाता है, वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता, उन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया? तो आज़ादी के जो दीवाने थे नेहरू जी, उनका अपमान करने का कोई मौका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। असल में सच्चाई जब सामने आती है हाँ। तो जो छुपाए हुए, जो सच्चाई को छुपाने वाले लोग होते हैं, हाँ। पर्दा डालने वाले लोग होते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, और इनकी बेचैनी इसी का प्रतीक है। अच्छा। हाँ। ये बेचैन इसीलिए हो रहे हैं हाँ। कि इनकी कलई खुल रही है। इन्होंने क्या किया है, हाँ। इन्होंने क्या किया है हाँ। अभी तक, हाँ। किस स्ट्रेटजी पे चल रहे थे, हाँ। किस तरह से। देखिए, गुलामी की मानसिकता आज की नहीं है भारत में। गुलामी की मानसिकता बहुत पुरानी है। थोड़ा सा विषयांतर होगा। सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज बना लिए थे और टोक्यो से वह फौज जापान से सिंगापुर के लिए जब कूच कर रही थी, तो नेताजी का एक रेडियो इंटरव्यू हुआ था, आज भी टोक्यो रेडियो का आर्काइव में है, आप लोग सुन लीजिएगा। उसमें रेडियो पत्रकार ने पूछा था कि नेताजी, आज़ाद हिंद सेना में इतना जोश आज से पहले कभी नहीं देखा गया, और भारत में भी लोगों में जोश है आपके मूवमेंट को जान करके, और नेवल रिवोल्ट होने को है, यूरोप के मोर्चे पे अंग्रेज कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो आप तो देश को आज़ाद करा ही लेंगे, इसमें दो मत नहीं है। हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें अड़चन आएगी। जो सिचुएशन है अभी, तो देश को आज़ाद कराने के बाद सत्ता क्या जनता के हाथों में सौंप देंगे, अपने हाथ में रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत जोर से हंसे थे, ठट्ठा मार करके हंसे और बोले कि 1300 वर्षों की गुलामी क्या होती है, भारत उसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस दिन देश आज़ाद होगा, एजुकेशन पॉलिसी बदल दी जाएगी। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों उन्नति का द्वार इस एजुकेशन पॉलिसी में होगा। एग्रीकल्चरल पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी, सब कुछ बदल दी जाएगी। और इस नए एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे पढ़ लिख कर नौजवान बनेंगे, देश को वो चलाएंगे। देश को, भारत को चलाने की कुव्वत बूढ़ों में नहीं है। इशारा किनकी तरफ था आप समझ गए होंगे। हाँ। तो शुरू से ही आज आप हजारों साल से गुलामी की मानसिकता में इतना ज़्यादा आप रम गए हैं कि ये आपको नेचुरल लगने लगा है। अब कोई भी बात जब उस मानसिकता को तोड़ने की आती है, तो जो यथास्थितिवादी हैं, जिन्होंने इसका मलाई जो खाते रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा। और ये जो रिएक्शन है, यह उसी का प्रतीक है। नेहरू की गलती थी क्या छोटा करना, काटना छाटना वंदे मातरम को? आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? नहीं करना चाहिए था, ये गलती थी, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? भाई, उसमें कंप्लीट एक पिक्चर है। देखो, वंदे मातरम जो है, सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम, यहाँ हर चीज़ है। वायु शुद्ध है, जल पर्याप्त है, फसल पर्याप्त होता है, ये सब चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, तो उसमें काट छांट करना बहुत बड़ी गलती थी, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि नेहरू जी झुके थे।
इतिहास में इस बात के सबूत भी है। तो ऐसे में नेहरू जी को डिफेंड करने वाले लोगों को बेहतर तर्कों के साथ आना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जिनको खुश करने के लिए इस चीज़ की काट-छाँट हुई, वो आज भी वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये भी देश के समक्ष सबको रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे वो राष्ट्र चिन्ह हो, ये पूरे राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए है। तो जो लोग इस देश के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि वो इन सभी चीज़ों का आदर करे, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका रिलीजन क्या है। क्योंकि आपको एक किताब अपनी बात रखने की आदत आपको एक किताब अपनी बात रखने की, अपने सम्मान की ताकत देती है, और वही किताब के लिए कुछ पूजनीय चीज़ें हैं जिसका सम्मान करना उन सभी लोगों का कर्तव्य है जो उस किताब के कारण इस देश के एक सशक्त नागरिक बने हुए हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे थे पैम्फलेट।